वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हमें वही ट्रायल बैलेंस की एक्सरसाइज के सम्स करने हैं और बेसिक तो आपको बता ही चुके थे। ठीक है, बेसिक में प्रिंसिपल क्या था? बैलेंस मेथड से ऑल असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। जितनी भी संपत्तियां हैं, व्यय हैं, हानियां हैं, उन्हें हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड ऑल लाइबिलिटीज इनकम्स प्रॉफिट्स विल बी इन क्रेडिट साइड। ठीक है, जितने भी दायित्व हैं, आय हैं, लाभ हैं, वो सब के सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड ले जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो अपन वही सक्सेना सर की बुक का एक्सरसाइज का, वैसे शुरुआत में जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं वो आपके जर्नल एंट्रीज हैं, फिर लेज़र तो आई थिंक ये तो आपसे बनने लगा है कि क्या करना है। हम देख रहे हैं डायरेक्ट जो बैलेंस मेथड के सम से, जिसमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन बसंत ट्रेडर्स का। ठीक है, चलिए बसंत ट्रेडर्स को देखते हैं। लिखा प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ बसंत ब्रदर्स, नॉट ट्रेडर्स, ब्रदर्स ही इज ऑन 31 December 2015 फ्रॉम द बैलेंस गिवन बिलो। चलिए, फर्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल पूंजी कहाँ जाएगा? लायबिलिटी क्रेडिट साइड जाएगा। किसके? ट्रायल बैलेंस के। फर्नीचर, फर्नीचर एसेट से डेबिट साइड जाएंगे 8000। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय, तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। फिर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट दिया है, तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। डिस्काउंट यदि रिसीव्ड है तो 1600 रुपीज़ का क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट ब्रैकेट में डेबिट लिखा तो डेबिट साइड, क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट साइड। अलाउड है तो डेबिट साइड, रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड। ये रेंट में और कमीशन में भी यही रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन परचेज डेबिट में जाएगा, सेल्स है क्रेडिट में, कैश एसेट्स है डेबिट में, बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट में। फिर डेटर्स डेबिट में जाएंगे, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएंगे। चलिए, तो ये देख लिया हमने कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब अपन फॉर्मेट बना लें फटाफट। चलिए, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार हो गया और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट है, ये लेजर फोलियो है, डेट का कॉलम होता नहीं है, ये सीरियल नंबर है, और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी लेजर अकाउंट्स, और यू कैन से पर्टिकुलर्स। ठीक, विवरण लिख सकते हैं आप इसमें, या फिर आप लिख सकते हैं लेजर अकाउंट्स खाता। चलिए, फिर टॉप पे हमें क्या लिखना है? तो टॉप पे लिखना है मेसर्स, तो ये मेसर रेडिंग का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेसर्स, तो मेसर्स क्या नाम है इनका? बसंत ब्रदर्स। ठीक, फिर क्या लिख दें हम? तो ट्रायल बैलेंस, ये आ गया। फिर क्या होता है? डेट, तो एज ऑन, तो जो 31 मार्च दिसंबर जो भी डली वो अपडेट डाल देंगे। चलिए, फिर क्या है? ये आपका सीरियल नंबर। फिर लेजर्स या पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट, एंड देन नेक्स्ट वन स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप लिख दीजिए अमाउंट, फिर नीचे डेबिट क्रेडिट। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे शो अच्छी है जैसा आप बताना चाहें, और ये रुपीज़ का साइन बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखें नंबर फर्स्ट, सीक्वेंस में करेंगे जैसे दिए हैं वैसे। फर्स्ट वन इज कैपिटल 40,000। चलिए, तो लिखिए नंबर वन कैपिटल, हाउ मच इट इज? 40,000। कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, तो ये आ गया 40,000। ठीक है, आइटम लिखने से पहले आप ये चिंता मत कीजिए कि वो बैलेंस टैली होगा कि नहीं, वो सब हो जाए। ठीक है, बस वो प्रॉपर प्लेस पर है, और नहीं हुआ तो रफ कर दिया, रफ में मिटा दिया, करके ठीक कर लिया। चलिए, फर्नीचर है 8000। नंबर टू
तो नंबर 2 है फर्नीचर। फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपस्कर। आप ये तो लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट इस तरह से भी, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट ऐसा भी शो कर सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट ये डेबिट में बिकॉज ऑफ एसेट्स 8000 रुपीज। चलिए, ये आ गया 8000। तो जो आपका यदि डेबिट या क्रेडिट खाली पड़ा वहाँ आप डैश लगा दीजिए। थर्ड वन इज ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ओके। यह क्या ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, कितने हैं? 12,200, 12,200 रुपये, ठीक है। चलिए, तो ये लिख लीजिए डेबिट में 12,200, या क्या। फिर फोर्थ आइटम है डिस्काउंट अलाउड। चलिए, ये देखिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है आपने, तो एक्सपेंसेस हो गया 1800 का, 1800, क्लियर है ये। फिर द नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स में ए को स्मॉल बनाया जाता है, लेकिन ए कैपिटल ही होगा अकाउंट का, ठीक है। 1600, तो ये आप 1600 क्रेडिट में लिख दीजिए। द नेक्स्ट 6th नंबर पे फिर परचेज है 12,000, ठीक है। क्रय लेखा या परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स क्योंकि आती है आने पर डेबिट करते हैं, तो 12,000 आ गया। सेल्स क्रेडिट में जाएगा, 20,000 है, 7th आइटम है। ये आ गया आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में 20,000। फिर कैश, हालांकि कैश टॉप पे रहती है, लेकिन आप सीक्वेंस में चल रहे हैं तो यहाँ पे कैश है 4,000, तो ये आ गया 8 नंबर पर। कैश अकाउंट, कैश एसेट्स है, तो कहाँ जाएगा? डेबिट में, ठीक है। कॉलम्स को और आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, तो एक्सटेंड कर देते हैं। एक पेज पर आप एक ही अकाउंट बनाएं और नीचे उसकी थोड़ी कैलकुलेशन या स्टोरी लिख दें। कैश हो गया 8,000, ठीक है। बिल्डिंग एसेट्स है, बिल्डिंग है 16,000, ठीक है। चलिए, 9th आइटम देखिए। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग अकाउंट, कितनी थी? बिल्डिंग है 16,000, ये आ गया बिकॉज ऑफ एसेट्स, ये डेबिट में चली गई। फिर बिल्डिंग हो गया। डेटर्स देनदार, तो ये आ गया आपके डेप्टर्स को बुक डेप्ट्स भी बोलते हैं, हाँ, उस तरह एसेट्स हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं, तो 10,000 डेबिट में जाएगा, ये आ गया। फिर द नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक क्रेडिटर्स या फिर लेंडर क्रेडिटर्स अकाउंट, ये कितने हैं? 2400 हैं, तो ये क्रेडिट में जाएंगे, क्लियर है ये। चलिए, आई थिंक आइटम तो पूरे हो गए हैं, अब आप भगवान का नाम लो कि टोटल आ जाए, ठीक है। चलिए, ओके, नहीं आया तो करेंगे। 40, 20, 60, 60, 62, 63, 63 और देखिए 40,000, तो ये आ गया 20,000 प्लस 1,600 प्लस 1,000 प्लस ये है 24, 64,000, ठीक है। एक बार फिर से देख लें, वो इसलिए क्योंकि हमने 1,600 को 600 प्लस 1,000 लिखा था। चलिए, 40,000 प्लस 1,600
प्लस 20,000 प्लस 2,400, चलिए 64,000। ठीक है, ये तो आ जाएगा है ना, बस डेबिट और आ जाए। 8,000, 12,200, 1,800, 12,000, फिर 8,000 प्लस 16,000 प्लस, एक बार पूरी गलत कर गए क्या, एक बार फिर से देखिए। 8,000 कैश 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 4,000, ये 8 नहीं, क्योंकि 8 दो बार नहीं आया, ये 4,000 है। चलिए अब एक बार फिर से देखो। 8,000 प्लस 12,200 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000। ठीक है, 8,000 नहीं, 4,000 की कैश थी। ठीक है, जब कभी आपका टोटल कम ज़्यादा हो तो एक बार आइटम पे नज़र दौड़ा लें कि वो सही है कि नहीं। चलिए, तो ये आ रहे हैं, ये हमारा टोटल आ गया, ये ट्रायल बैलेंस का टोटल। और नीचे क्या करनी है आपको, एक डबल लाइन करनी है, और इसके बाद ये आप पूरी एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ये पूरी मिलाते हुए। ठीक है, चलिए, और फिर यहाँ क्या लिख दें, टोटल का आप टी भी बना सकते हैं या टोटल भी लिखते हैं। एक बार चाहें तो फिर से देख लीजिए आप। देखिए 8,000 वो तो क्लियर है, 64 तो दिख ही रहा है। 8,000 प्लस 12,200, 1,800, 12,000, 4,000, 16,000 और 10,000। ठीक है, 64,000 है ना। तो ये आ गया 64, और ये भी आप देख लें, 40,000 प्लस 1,600 प्लस, एक बार फिर मिस्टेक हुई, 40,000 प्लस 1,600 प्लस 20,000 प्लस 2,400, 64,000 ये आ गया। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आप जरा 2-3 बार टोटल करके देख लें। ठीक है, कि आपका टोटल सही है कि नहीं। ये नहीं कि क्वेश्चन आपसे सब बन रहा था, टोटल मिस्टेक की, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए या घर पहुँचे तो देखा गलत हो गया और फिर दहाड़ मार के रोने लगे। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना आपको, वो 3 घंटे में सब कुछ आपको प्रॉपर। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया, टोटल आ गया, आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। बस इतना आसान है, ये बैलेंस मेथड से बनता है RS1 में। चलिए एक बार फिर से, लॉजिक क्या हमारा, लॉजिक है ये कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये चलेगा। फिर लायबिलिटीज़, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, और लायबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं, या फिर इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कहाँ ले जाएंगे आप, क्रेडिट साइड ले जाएंगे RS1 में। चलिए अब आप देखिए, बहुत सारे और आइटम्स हैं आपको जो क्लियर कर देते किस तरह से। आई थिंक ये तो बन गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले देख लीजिए, फिर आपके बुक से हम उसको करते हैं। ठीक है, बुक्स के सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब बेचे गए माल की लागत, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, विक्री माल की लागत, या फिर टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके पहले आप थोड़ा सा एक मैथ्स का रूल समझें। यदि मान लीजिए सपोज ये लिखा है 25, ठीक है, तो इसकी पहली मीनिंग ये होती है कि ये इसकी मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग इट इज़ +25, कुछ भी साइन नहीं दिया है तो प्लस है,
ठीक है। फिर सेकंड मीनिंग हालांकि मैथ्स का है, इसकी मीनिंग होती है 25/1 होती है। क्लियर है ये। थर्ड मीनिंग इसकी की हो जाएगी 25 × 1 भी होगा, और फोर्थ वन 25⁻1 भी होती है। क्लियर है ये। चलिए वो क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉक्स। ठीक है, इट्स कॉक्स नॉट डॉक्स, कॉक्स है ये, हाँ, COGS, कॉक्स। क्लियर है ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या या कॉक्स में क्या शामिल है और क्या नहीं। तो कॉक्स में है ओपनिंग स्टॉक, ये फार्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस, फिर इसी के आगे माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम वेजेस वगैरह जो है, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आ रहा समझ में। अब देखिए ये फार्मूला है इसका, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का वैल्यूज दी हो तो आप ऐसे फाइंड करेंगे उसको, और ओपनिंग स्टॉक के पहले कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है ये, ठीक है, प्लस को ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड किया है इसमें। तो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेजेस है यानी प्रारंभिक रहतिया, प्लस क्रय माइनस परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया। क्लियर है ये। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, यदि आपको क्वेश्चन में कॉक्स की वैल्यू दी हुई है, सपोज कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया आपको 5 लाख रुपए, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में इस कॉक्स को कहाँ करेंगे आप, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, एक्सपेंसेस की तरह रहेंगे, लिखेंगे आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। समझ में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ये कॉक्स चला जाएगा। अब इस कॉक्स की मीनिंग ये है कि इसमें ये आइटम तो जो प्लस वाले हैं वो इसमें ऐड है, इस वैल्यू में 5 लाख रुपए में ऐड है, तो ये प्लस वाले आइटम्स को आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, कॉक्स की वैल्यू 5 लाख है, इसका मतलब ये प्लस वाले आइटम इस 5 लाख में इंक्लूड है, और ये एक्सक्लूड है बिकॉज ऑफ माइनस, आपने इसको माइनस किया हुआ तो ये अलग है इस 5 लाख से। क्लियर। तो ये जो प्लस के आइटम है जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यदि आपने कॉक्स लिखा और क्वेश्चन में ये वैल्यूज भी दी हुई हैं तो ये तीनों वैल्यूज आपको नहीं लिखनी है। 3 या 2 या 1 कोई भी वैल्यू जो प्लस आइटम वाली है यदि क्वेश्चन में दी है, आपने कॉक्स को डेबिट कर दिया है तो इन्हीं प्लस वाले आइटम को आप डेबिट नहीं करेंगे। एक सेकंड, जो माइनस वाले आइटम थे उन्हें तो माइनस कर ही दिया गया था, अलग कर दिया गया था, तो माइनस वाले आइटम का जो प्रॉपर प्लेस है आप वहां लिखेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो बिकॉज ऑफ एसेट्स, ठीक। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज में गुड्स आता है, परचेज रिटर्न में जाता है, गोज आउट है, जाने पर क्रेडिट करते हैं, तो आप क्रेडिट ही करेंगे उसको। आ रहा समझ में। चलिए, तो इस तरह से ये आपको फार्मूला याद रखना है। क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कॉक्स भी कहते हैं। कॉक्स का फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस क्रय वापसी प्लस प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय ने मजदूरी वगैरह, ठीक है, फिर माइनस अंतिम रहतिया। तो जो प्लस वाले आइटम हैं जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यदि हमने कॉक्स की वैल्यू लिख ली है तो ये प्लस वाले आइटम की वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखनी है, ठीक है। और फिर जो माइनस के आइटम हैं जो इनका प्रॉपर प्लेस होगा उसे हम वहां पर लिखेंगे, ठीक। एक तरीका ये, और ये थोड़ा मेथड ठीक भी लगती है।
दूसरी मेथड है, घूम फिर के वहीं आते हैं, कि आप वैल्यू सब पुट कर दीजिए, आप उससे परचेजेस निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है इसकी ऑल्टरनेटिव, कि आप कॉक्स की वैल्यू लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक सब फिट कर दीजिए जो जहां है, तो आपके एक आध अननोन वैल्यू जैसे परचेजेस मान लीजिए वो निकल गई। अब आप क्या करें, कॉक्स को ना लिखें तो बाकी लो, फिर बाकी ही लिखो अपनी जगह पे। क्लियर है? फिर क्या लिखोगे, ओपनिंग भी लिख रहे हो, रिटर्न भी, डायरेक्ट भी, क्लोजिंग भी सब लिख रहे हो, परचेस तो आएगी थी आरएसएन में। तो ये आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये आप समझ गए। तो पेपर टफ आए तो आपको, और टफ क्या है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपसे नहीं बन रहा है तो वो टफ है। तो वो टफ नहीं बल्कि आपके लिए रफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ ये आपसे बन जाएगा। ये वैल्यूज पुट करते हुए एक्सरसाइज का है, वही सेक्शन है सर की बुक का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, शिव ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15,000। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये डेबिट में चला जाएगा। डेटर्स डेबिट में, क्रेडिटर्स क्रेडिट में, फिर फिक्स्ड एसेट्स डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, तो अब हम कॉक्स लिख चुके हैं तो ये ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे 6,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, विविध व्यय है, डेबिट का आइटम है, सेल्स है क्रेडिट का, और कैपिटल क्रेडिट का आइटम है। एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बुक में, चाहे आप स्टेट बोर्ड की हो या अदर ऑथर्स की या फिर सेंट्रल बोर्ड की, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर दिखेगा। चलिए, तो वही ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। आई थिंक फॉर्मेट आप जान चुके हैं, बार बार लिखकर कि कौन से आइटम कहाँ फिट करने हैं या फॉर्मेट में क्या लिखना है। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये लेजर फोलियो का कॉलम है, ये आपका सीरियल नंबर का है, और बाकी का बचा हुआ पर्टिकुलर्स के लिए है। पर्टिकुलर्स ऑफ लेजर अकाउंट्स हैं ये। चलिए, ऊपर क्या लिखना है, आई थिंक आप समझदार हैं कि क्या लिखना है। ट्रायल बैलेंस, मेजर, शिव ट्रेडर्स वगैरह ये सब लिखने के बाद अब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट साइड सबसे पहले आप, बाकी आइटम बनेंगे आपसे। चलिए, तो ये हमने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? ये हाउ मच इट इज, ₹15,000, 15,000 रुपये। चलिए, एक बार लिख लीजिए इसको, डेबिट और क्रेडिट को लिख लीजिए, ताकि जो है लगे कि भैया वो डेबिट ही कर रहे हैं आप इसको। ठीक है, ये सीरियल नंबर है, लेजर अकाउंट्स लिख लो या फिर पर्टिकुलर्स लिख लो, एक ही बात। ठीक, फिर क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, तो ये लिख लीजिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है हमारे पास में, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,000, ये लिख लीजिए। और ये कभी आइटम दिक्कत करे तो ये समझ जाइए एडजस्टमेंट का भी हो सकता है। तो इसको यदि टोटल ज़्यादा आ रहा 4,000 से डेबिट का, तो ये बाहर का आइटम होगा एडजस्टमेंट का। ठीक है, एडजस्टमेंट की रो में लिखेंगे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर डेटर्स हैं 6,000 के। चलिए, नंबर 3 इज डेटर्स को शॉर्ट में आप ऐसा DRS लिख सकते हैं 6,000, ये लिख लिया। फिर है क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी का आइटम है। चलिए, तो 4th वन इज क्रेडिटर्स, या इसे भी आप CRS भी लिख सकते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं 3,000, तो ये 3,000 ये फिट हो गए आपके। फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेबिट का आइटम है। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियां, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि, भवन, इस सब में आप अकाउंट्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर है ये। तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अमाउंटिंग ₹5,000। ठीक है, तो ये 5,000 की फिक्स्ड एसेट्स हो गई। फिर और क्या, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉक्स लिख चुके हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, विविध व्यय 2,000। चलिए,
तो 6th में है सन्ड्री एक्सपेंसेस, इट्स नॉट सन्ड्रा है ना, विविध व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 2000, तो ये 2000 ये लिखा। और सेल्स है 20 की और कैपिटल 9 का है। चलिए तो 7th है सेल्स, सेल्स है 20,000 की और कैपिटल दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 9,000। सब में अकाउंट्स जो है ये वर्ड यूज करना है, ठीक है। 7 6 13 4 17। चलिए अब आप बस हो गया, अब आप टोटल करके देख लें एक बार। चलिए ये रहा कैलकुलेटर, और थोड़ा सा आप लाइन को एक्सटेंड कर दें ताकि टोटल दिख जाए कि ये टोटल आ गया आपका। चलिए ठीक है, ये आपके यहाँ पे टोटल ही लिखते हैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल नहीं, जनरली टोटल वर्ड यूज होता है, ठीक। और कभी कभार महायोग या फिर ग्रैंड टोटल भी लिखते हैं, लेकिन जनरली टोटल वर्ड यूज करते हैं, टोटल या फिर ग्रैंड टोटल। चलिए फिर अब देखिए पहले तो टोटल आ रहा है कि नहीं। 29 + 3 तो 32 आ रहा है, ये और आ जाए तो 15,000 + 4,000 6,000 5,000 2,000 32। एक बार फिर से 5 2 7 6 13 4 17 और 15, ठीक है 32 है ना, ठीक। बोथ साइड का टोटल आ गया अपना, तो ये लिख दीजिए 32,000, 32,000 रुपये आपने टोटल याद। और सेकंड मेथड क्या हो सकती है कि आप परचेजेस निकाल लें। इसमें परचेज तो गायब है क्योंकि हमने कॉक्स लिखा हुआ है। यदि आप मान लीजिए कॉक्स इक्वल्स टू फार्मूला लिखें तो ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया है, परचेज नहीं दी हुई, आप ये मानेंगे कि वो परचेज रिटर्न है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है अल्टरनेटिव। तो बेहतर है यदि मान लीजिए आप उससे करते हैं तो परचेज आ जाएगी। अब जब परचेज आ गई आपकी तो फिर कॉक्स नहीं लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे आप और ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। तो परचेज लिख ली, ओपनिंग स्टॉक लिखा, कॉक्स नहीं लिखी। यहाँ पे आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा, परचेज नहीं लिखी, कॉक्स लिख लिया। क्लियर है, ये आसान तरीका है। तो इस तरह से ये आपका टोटल भी आ जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए तो ये हैं आपके ट्रायल बैलेंस, में समझता हूँ आसान है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए और आइटम पढ़ देते हैं आपको कि कौन से कहाँ पे। चलिए देखिए कंटिन्यूटी में देख रहे हैं आप, एक्सरसाइज के जैसे 10th क्वेश्चन है, कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आ रहा है, कम से डेबिट करते हैं तो फिर डेबिट में जाएगा। आप इसे जर्नल एंट्री से भी टैली कर सकते हैं किसको क्या कर रहे थे, डेबिट या क्रेडिट, ठीक। फिर सेल्स रिटर्न है, ये हो क्या। कैरेज इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो, ये देखिए रिटर्न्स इनवार्ड या रिटर्न्स आउटवार्ड नहीं है, वो डेबिट क्रेडिट होती हैं। लेकिन कैरेज इनवार्ड हो, कैरेज आउटवार्ड। कैरेज इनवार्ड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमने परचेज किया। रॉ मटेरियल जब परचेज किया तो सब गुड्स जो है वो आपके बिजनेस में जब आ रही थी तो वहाँ पे जब रॉ मटेरियल परचेज की उस पर जो कैरेज दी गई है वो हमारे लिए क्या है, कैरेज इनवार्ड, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर जब गुड्स हमारी रॉ मटेरियल था वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में हम गोडाउन से उठा के या जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई अल्टीमेट कस्टमर तक भी तो पहुँचना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि हम मैन्युफैक्चर ही बस करते रह जाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल गट्ठे के गट्ठे लगा के रख लिए और जो हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर कस्टमर है वहाँ तक गुड्स ही नहीं पहुँच रही, ठीक। तो वहाँ तक गुड्स पहुँचाने के लिए हमें कैरेज आउटवार्ड, अब गुड्स जा रहा है वार्ड से तो फिर हमें गाड़ी भाड़ा देना है, तो वहाँ पे कैरेज इनवार्ड हो या कैरेज आउटवार्ड हो,
है तो एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो ये डेबिट का आइटम है। चाहे देखिए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जैसे हम रिटर्न्स आउटवर्ड या रिटर्न्स इनवर्ड कर रहे हैं, वहाँ डेबिट क्रेडिट का फार्मूला लग रहा है। लेकिन कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, सो विल बी इन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है ये। चलिए फिर है बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी का आइटम है, ठीक है। तो क्रेडिट में जाएगा। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है। कैश इन हैंड डेबिट है। रेंट रिसीव क्रेडिट में जाएगा क्योंकि मिली है इनकम, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट होता है। फिर क्रेडिटर्स लाइबिलिटी का आइटम है, नाम से ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिट में जाएगा। फिर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या फिर टू परचेजेस करते हैं, तो ड्राइंग्स को डेबिट किया तो डेबिट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट है ड्राइंग्स। फिर डेटर्स डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, बस। फिर आइटम वही जनरल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स का हो, सन्ड्री डेटर्स का हो, मिसलेनियस डेटर्स का हो, सब एक ही बात है वो। फिर बिल्स पेबल क्रेडिट है। बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम इसकी कहानी पढ़ेंगे पहले अच्छे से, अभी आप समझ जाइए। बिल्स रिसीवेबल मतलब जस्ट लाइक डेटर्स हैं, बिल्स पेबल आपके क्रेडिटर्स की तरह। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाएगा, सैलरी डेबिट में जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए फिर आगे आप एक्सरसाइज में देखेंगे कि इनकरेक्ट है ट्रायल बैलेंस, जो अकाउंटेंट साहब गलत बना के, तो आपको ठीक ठाक करना है। तो आपको पता है, देखिए जो ट्रायल बैलेंस इनका गलत बना है उसका टोटल तो इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आइटम जो है डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट में है, या कुछ सही भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंटेंट साहब ने इतनी भी गलती नहीं की कि हर आइटम को गलत कर बैठे, कुछ तो सही हो गया, ठीक है। टोटल भी इक्वल दिख रहा है, कुछ आइटम सही भी हैं, कुछ गलत हैं, जिसे आपको रीसेट करना, ठीक ठाक करना उसको, ठीक। तो वो जस्ट आपको बनेगा, बिकॉज ये आपको रूल्स पता है। चलिए टैक्सेस एक्सपेंसेस है, डेबिट ही होगा। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, ठीक है। बस इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये लिखा है, मान लीजिए एक ही लाइन पे लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेड, ठीक है। डिस्काउंट मिला और दिया, तो जो मिला वाला कौन सा होगा, क्रेडिट वाला आइटम है, और दिया वाला है ना, पेड किया वाला क्या, डेबिट का आइटम है। चलिए ठीक है। तो इस तरह से है, आई थिंक बनेगा आपसे। और बस फर्स्ट क्लास ये ट्रायल बैलेंस है, बढ़िया आप करके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रायल बैलेंस तक क्या चल रहा था, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से आप जो पढ़ रहे हैं, तो ये बुक कीपिंग वाला पार्ट ओवर होता है आपका, पुस्तपालन वाला, ठीक है। पुस्तपालन को बही खाता भी कहते हैं। क्लियर है ये। अच्छा फिर उसके बाद में जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। तो अकाउंटेंसी आपकी कहाँ से है, ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, लेकिन 11th में अभी उतना नहीं, आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस फिर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या कहला रही हैं, आपके फाइनल अकाउंट्स। और यही अकाउंटेंसी है। और मेथड किस कौन सी सिस्टम से हम कर रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम से। आ रहा समझ में। अच्छा अब आप समझोगे कि डबल एंट्री सिस्टम से पहले भी कोई सिस्टम था क्या, या ये तो 1994 से स्टार्ट हुई है, तो क्या इसके पहले भी कोई सिस्टम था, या क्या पहले अकाउंट्स बंद थी, लोग जानते नहीं थे अकाउंट्स के बारे में। तो बिल्कुल जानते थे। यदि आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो ऐसा नहीं कि पैसा का हिसाब किताब नहीं रखा जाता था, बिल्कुल रखा जाता था। और एक जैसे ये डबल एंट्री सिस्टम चलता है, वैसे एक यदि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का होता है सिंगल एंट्री सिस्टम भी चलता, ठीक है। और एक यदि देखा जाए तो आपने यदि इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी जो है, जो पहले 12th के कोर्स में सिलेबस में था, ये इसे हम महाजनी सिस्टम भी कहते हैं, महाजनी पद्धति। ये आपको कहाँ देखने मिलती है, ये आपको सराफा मार्केट, जो सोने चांदी के व्यापारी हैं उनके यहाँ पर, ये देखिए ये इस तरह से, हालांकि सिंबॉलिक है ये थोड़ा सा, ठीक। ये आपने ऐसा देखा होगा सराफा मार्केट में,
ये महाजनी सिस्टम पे यहाँ बही खाते रखना, ये आपको यहाँ लिखा रहता है शुभ लाभ लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, और इस तरह से। और रेड कलर ही क्यों बनाया जाता, क्योंकि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव भी रहता है, साथ में पूजा पाठ में रेड कलर यूज़ होता है। और ये भी कहा जाता है कि इससे रेड कलर होने के कारण कीड़े मकोड़े जो है नहीं इसको ख़राब कर पाते हैं, तो ये रेड कलर है। थोड़े से आप देखिए डिज़ाइन वगैरह रहती है। फिर इसमें ये सलवटें, लाइनिंग जो जिसे हम सलवटें कहते हैं, तो ये सलवटें बनी रहती हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो अकाउंटेंट साहब हैं, ये इस तरह से, यानी कि हमने कुछ लिखा हुआ है पहले, तो ये अकाउंटेंट साहब इसमें बैठ के जो है वहाँ क्या बोलते वाइट जो बेडशीट जो रहती है उनकी, और दीवान वगैरह पे बैठ के फर्स्ट क्लास अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम आपका 1419 फॉर। अब यदि एमएनसीज की बात करें, जो अकाउंटिंग सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड डबल एंट्री सिस्टम से, मोस्टली कंट्रीज में डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। क्लियर है ये? तो ये हुआ आपका बुक कीपिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके सम्स बताएंगे। सम्स जो करेंगे वो हम पहले विदाउट एडजस्टमेंट वाले करेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट समझाएंगे आपको, फिर विथ एडजस्टमेंट। आ रहा? चलिए ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, ओके, थैंक यू।